Hello everyone, very good evening to all of you. In this video, I am going to discuss just basic concept of nucleic acid chemistry according to National Education Policy 2020. This is part of BSc second sem, and according to old syllabus, this is part of BSc third year, MSc final year, and other pharmacy courses. So let's start from the beginning. Who was the discoverer of nucleic acid? अगर हम बेटा बात करें न्यूक्लिक एसिड की खोज की तो सबसे पहले 1869 में फ्रेडरिच ने जो पस सेल्स हैं उनके न्यूक्लियस से एक माइक्रोमोलिक्यूल को आइसोलेट किया और इस माइक्रोमोलिक्यूल का नाम न्यूक्लिन रखा। लेकिन कुछ समय बाद इसका नेचर देखा गया कि ये एसिडिक इन नेचर था, जिसलिए इसका नाम न्यूक्लिक एसिड रखा गया। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि न्यूक्लिक एसिड की जो सबसे पहले डिस्कवरी हुई थी वो फ्रेडरिच ने किया था 1869 में। कहाँ से निकाला था, कहाँ से आइसोलेट किया था? पस सेल्स। ठीक है, पस सेल्स, न्यूक्लियर ऑफ पस सेल्स से निकाला था। ठीक है, इसका नेचर कैसा था? एसिडिक था, जिसकी वजह से इसका नाम न्यूक्लिक एसिड रखा गया। बेटा हम सभी लोग जानते हैं ये लगभग सभी लिविंग सेल्स में पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन, प्रोटीन प्लस न्यूक्लियस। ठीक है, और ये एक जेनेटिक मटेरियल है जो कि क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। दिस इज आल्सो कॉल्ड हेरिडिटरी, या हिंदी में जिसको आप लोग अनुवंशिकी बोलते हैं। द जेनेटिक इंफॉर्मेशन कोडेड इन न्यूक्लिक एसिड कंट्रोल द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल प्रोटीन्स इंक्लूडिंग एंजाइम्स। ठीक है बेटा, जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड में जेनेटिक इंफॉर्मेशन कोडेड है जो कि रिस्पॉन्सिबल है या जो कि कंट्रोल करता है स्ट्रक्चर ऑफ ऑल प्रोटीन्स और एंजाइम को। या हम एक तरीके से कह लें कि बॉडी में और या ऑर्गेनिज्म में जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती हैं उन सबको ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। चलिए, हाँ, न्यूक्लिक एसिड आपका क्या है, बायोपॉलीमर है। बायोपॉलीमर क्यों हम इसको बोल रहे हैं? क्योंकि ये लिविंग्स में पाया जाता है, मेड अप ऑफ लॉन्ग चेन पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो यहाँ से आपको केमिस्ट्री आपकी स्टार्ट होती है कि जो न्यूक्लिक एसिड है दिस इज बायोपॉलीमर, क्योंकि ये लिविंग में पाया जाता है, एंड दिस इज पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, दैट्स वाई दिस इज आल्सो कॉल्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं प्रोटीन अमीनो एसिड्स की का क्या है, पॉलीमर है। बहुत सारी अमीनो एसिड्स आपस में मिलकर प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। उसी तरीके से जो आपका न्यूक्लिक एसिड है वो न्यूक्लियोटाइड का जो है पॉलीमर है। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। तो बेटा अगर हम हाइड्रोलिसिस करें, अगर आप न्यूक्लिक एसिड की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, न्यूक्लियोटाइड्स मिलेगा। और न्यूक्लियोटाइड्स फर्दर आप अगर जो उसको देखेंगे तो ये न्यूक्लियोसाइड्स में और फॉस्फेट में ब्रेक होता है, और न्यूक्लियोसाइड्स फर्दर आपको किस में ब्रेक करेंगे, आप बेस में, नाइट्रोजनस बेस और शुगर में। तो यहाँ पर आप न्यूक्लिक एसिड का जैसे हाइड्रोलिसिस करेंगे 3 कंपोनेंट आपको मिलने वाले हैं। एक आपको मिलेगा नाइट्रोजनस बेस, दूसरा मिलेगा शुगर, और तीसरा क्या मिलेगा आपको, फास्फोरिक एसिड या फास्फेट। यहाँ पर मैंने आपको मेंशन कर रखा है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड विल गिव शुगर मॉलिक्यूल, हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेस एंड फास्फोरिक एसिड। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ बारी बारी से जो बेसिक केमिस्ट्री है, कौन से शुगर पाए जाते हैं, कौन से नाइट्रोजनस बेस रहते हैं, फिर बेस और शुगर आपस में मिलकर न्यूक्लियोसाइड्स कैसे बनाते हैं, फिर न्यूक्लियोसाइड्स और फास्फेट आपस में मिलकर न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं, फिर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स किस तरीके से उनका पॉलीमराइजेशन होगा और आपको न्यूक्लिक एसिड देंगे। देखो यहाँ पर बेटा एक न्यूक्लियोटाइड्स या कह ले एक न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर यहाँ पर है। देखो ये आपका शुगर है, शुगर से सबसे पहले बेस लगेगा। जैसे यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में देखो बेस और शुगर मिलकर आपको क्या देगा, न्यूक्लियोसाइड्स देगा। फिर न्यूक्लियोसाइड्स और फास्फेट मिलकर ये तीनों चीज़ें आपको क्या देंगी, न्यूक्लियोटाइड्स देंगी। फिर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़कर आपको क्या देंगे, न्यूक्लिक एसिड देंगे। ठीक है, क्लियर? ओके, हाँ ठीक है। फिर से यहाँ पर एक बार देखिए, न्यूक्लिक एसिड है, किसका पॉलीमराइजेशन, न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक करेंगे न्यूक्लियोटाइड्स में, न्यूक्लियोटाइड्स को किस में, न्यूक्लियोसाइड्स और फास्फेट में, और न्यूक्लियोसाइड्स जो है फर्दर बेस में और शुगर में। और कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस होंगे यहाँ पर आप लोगों ने क्लास 9-10 में पढ़ रखा है,
प्यूरिन्स होते हैं, पिरिमिडीन्स होते हैं, और शुगर आपका राइबोज और डीऑक्सी राइबोज। लेकिन यहाँ पर हम बेटा बात करेंगे इनके स्ट्रक्चर की, केमिस्ट्री के, और क्या क्या रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है ड्रग डेवलपमेंट के लिए। चलिए, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, जैसा कि प्रीवियस स्लाइड में हमने डिस्कस किया कि न्यूक्लिक एसिड की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको शुगर मिलेगा, फास्फोरिक एसिड और नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड मिलेंगे आपको। तो यहाँ पर जो पेंटोज शुगर है बेटा, आप देखेंगे डीऑक्सीराइबोज होगा और राइबोज होगा, और ये दोनों जो है बीटा फॉर्म में रहती हैं। डीएनए में आपको, आप जानते हैं डीएनए दो तरीके, न्यूक्लिक एसिड दो तरीके के आपके हैं, एक डीएनए है और दूसरा आपका क्या है, आरएनए है। इनके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखो, डीऑक्सीराइबोज शुगर जो है डीएनए में पाई जाती है, और राइबोज शुगर आपको कहाँ पर मिलेगी, आरएनए में मिलेगी। ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजनस बेस की अगर हम बात करें तो आपको डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, और आरएनए में देखें तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरैसिल मिलेगा आपको। ठीक है। जो थाइमिन है आपका, यूरैसिल है केवल आपको आरएनए में मिलेगा, और थाइमिन जो है केवल आपको डीएनए में मिलेगा। यहाँ पर हम लोग बेटा बात करने वाले हैं शुगर के बारे में। सबसे पहले हम शुगर के बारे में बात करते हैं, कौन सी शुगर जो है आपकी न्यूक्लिक एसिड में पाई जाती है। तो बेटा यहाँ पर देखो, आपकी बीटा डी राइबोज है और बीटा D2 माइनस डीऑक्सीराइबोज या बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज शुगर। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि ये बीटा और अल्फ़ा की, जैसा कि जो बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं वो लोग जानते हैं कि अल्फ़ा बीटा क्या होता है, लेकिन जो बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं शायद उनको नहीं पता होगा अल्फ़ा और बीटा क्या होता है। तो बेटा ये जो कार्बन आपका दिख रहा है C1, ठीक है, इसको एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। एनोमेरिक कार्बन का मतलब ये होता है कि ये अल्फ़ा और बीटा दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। अगर आपका OH क्या है, ऊपर की ओर है, तो आप जस्ट ये आपका बीटा होगा। अगर OH आपका नीचे की ओर है तो आप ये समझिए ये अल्फ़ा होगा। ठीक है। लेकिन न्यूक्लिक एसिड में शुगर होते हैं वो बीटा फॉर्म में होते हैं। आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा OH ऊपर की ओर, यहाँ भी OH आपको ऊपर की ओर दिख रहा है। ठीक है। एनोमेरिक कार्बन भी आपको क्लियर हुआ, जो अल्फा बीटा दोनों तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। फिर हम बात करें राइबोज शुगर। राइबोज शुगर आप पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट आपको पढ़ाया जाएगा बीएससी फर्स्ट ईयर में ही। ये पेंटोज शुगर होती है। इसमें आप देख रहे हैं 5 एटम, 1 2 3 4 और 5। ठीक है। आप यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, और यहाँ पर कितने 6 कार्बन है, ये पेंटोज शुगर है। इसी तरीके से आप देखेंगे C6 S12 O6 हेक्सोज के बारे में, ग्लूकोज। ठीक है। तो इसी तरीके से ये पेंटोज शुगर है। और फिर उसके बाद बात करें फ्यूरेनोज फॉर्म में, तो ये आपका देखो फ्यूरॉन का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, उसी तरीके से ये दोनों शुगर यूनिट हैं। ठीक है। इसलिए ये आपका फ्यूरेनोज फॉर्म में है। दूसरी चीज़ अगर हम डिस्कस करें तो बेटा राइबोज और डीऑक्सीराइबोज, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर बेटा देखो ये 2 डीऑक्सीराइबोज है। 2 डीऑक्सीराइबोज का मतलब क्या होता है, 2 पोजीशन पे, जो 2 पोजीशन पे OH ग्रुप है यहाँ पर देखो नहीं है। ठीक है। तो हम डीऑक्सीराइबोज का मतलब क्या है, 2 पोजीशन पे जो O है, ऑक्सीजन है, उसको यहाँ पर हटा दिया गया है, इसलिए ये बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज है, और ये आपका क्या है, बीटा डी राइबोज है। आई होप शुगर के बारे में आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये 2 शुगर होती हैं। ठीक है। न्यूक्लिक एसिड में अगर आपसे पूछा जाए 2 शुगर कौन कौन सी हैं, तो आप उनके स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। बीटा डी राइबोज होता है, दूसरा बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज होता है। बीटा का मतलब क्लियर हुआ आपको, OH क्या होगा, ऊपर की ओर होगा, और अल्फा OH नीचे की ओर होगा। लेकिन वो आपकी शुगर यहाँ पर नहीं पाई जाती, केवल बीटा डी ही पाई जाती है। फिर उसके बाद राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में क्या डिफरेंस है। राइबोज में आपने देखा 2 पोजीशन पे OH है, पेंटोज शुगर, और यहाँ पर आप देखेंगे 2 पोजीशन पे आपका OH अब्सेंस है, इसलिए इसको डीऑक्सीराइबोज कहते हैं। सारा गेम इसी का है बेटा, जिसमें राइबोज पाया जाएगा, किसी में डीऑक्सीराइबोज पाया जाएगा, उसी के बेसिस पे आप नॉमेनक्लेचर भी करते हैं। कैसे करते हैं आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। और ये किस फॉर्म में होता है, फ्यूरिनेज फॉर्म में होता है। चलिए ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में। जैसा कि आपने देखा न्यूक्लिक एसिड की हाइड्रोलिसिस करेंगे आप, हाइड्रोलिसिस में आपको क्या मिलेगा, आपको शुगर मिलने वाली थी। शुगर के बारे में आपने देखा, डिस्कस किया। उसके बाद आपके आते हैं हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन बेसिस, और थर्ड आपका रहेगा फास्फोरिक एसिड, जिसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है।
अब यहाँ पर जो दूसरा है आपका कॉन्स्टिट्यूएंट्स हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेस। हेट्रोसाइक्लिक क्यों बोल रहे हैं? जैसा कि आप लोग बेंजीन में बेटा जानते हैं, बेंजीन होमोसाइक्लिक है क्योंकि इसमें सारे एटम जो है साइकिल में जो आपको दिख रहे हैं वो सेम है, कार्बन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जितनी भी साइकिल दिख रही कार्बन के अलावा दूसरे भी एटम प्रेजेंट हैं, इसलिए हेट्रोसाइक्लिक हैं। और नाइट्रोजन प्रेजेंट है और बेस इन नेचर, इसलिए हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेस हैं। ये दो तरीके के हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स, ये दो तरीके के हैं, ठीक है। प्यूरिन्स में आपका कौन सा होगा? एडेनिन ग्वाइनिन होगा, और पिरिमिडीन में आपको दिखेगा साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल, ठीक है। एडेनिन ग्वाइनिन और पिरिमिडीन प्यूरिन है, और पिरिमिडीन आपको दिखेंगे साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। थायमिन केवल जो है डीएनए में पाया जाता है, और आपका यूरेसिल जो है केवल आरएनए में पाया जाता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, बारी इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे क्या क्या रिएक्शन पॉसिबल हो सकती हैं, क्या क्या नॉमेनक्लेचर है। चलिए अब हम लोग बेटा बात करते हैं प्यूरिन के बारे में, ठीक है। प्यूरिन देखो ध्यान से देखना, अगर ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया तो रटने की ज़रूरत नहीं है, और रिएक्शन भी आप जो आपका पॉसिबल क्या रिएक्शन पॉसिबल हो सकते हैं वो भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। प्यूरिन की बात करें, प्यूरिन्स में आप देखेंगे दो रिंग होती हैं, एक आपका ए रिंग है और दूसरा आपका बी रिंग। जो ए रिंग है ये पिरिमिडीन है, ठीक है, और जो दूसरी रिंग है आपकी 5 मेंबर वो इमिडाजोल है। 6 मेंबर रिंग कौन सी है? पिरिमिडीन है, और जो 5 मेंबर रिंग आपको दिख रही वो इमिडाजोल है। नॉमेनक्लेचर या नंबरिंग कैसे करते हैं? देखो 6 मेंबर से करते हैं। यहाँ पर ये नाइट्रोजन 1 और 3 पोजीशन पे, 1 और 3 पोजीशन पे आपके नाइट्रोजन है पिरिमिडीन में, और 9 और 7 पोजीशन पे आपके नाइट्रोजन है किसमें? इमिडाजोल पे, ठीक है। फाउंड इन न्यूक्लिक एसिड आर डेरिवेटिव फॉर्म में पाई जाती है, ठीक है, लेकिन ये एज इट इज़ जो है ये नेचर में नहीं पाई जाती है। अदर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे टी और कॉफ़ी में आपका कैफीन होता है, कैफीन में देखो ये आपकी प्यूरिन पाई जाती है, ठीक है। ये 6 मेंबर पिरिमिडीन है और ये आपकी क्या है? इमिडाजोल है, ठीक है। ये अनदर एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर ये क्लियर हुआ किस तरीके से नॉमेनक्लेचर करेंगे। पिरिमिडीन 6 मेंबर रिंग है और ये इमिडाजोल 6 मेंबर। अब देखो अगर हम बात करें जो आपके न्यूक्लिक एसिड में पाए जाते हैं वो डेरिवेटिव हैं किसके? प्यूरिन्स के, ठीक है, एडेनिन, और दूसरा आपका क्या है? ग्वानिन। एडेनिन में देखो 6 पोजीशन पे अगर जो आप नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पर यहाँ से करेंगे बेटा 1, ये आपका 2 और सॉरी ये 2 आपका, और ये हो गया 3 और ये हो गया 4 और ये हो गया क्या? 5 के बाद आपका ये 6 और ये आपका कितना हो गया? 7 और ये 8 हो गया और ये 9 हो गया। अब यहाँ पर बेटा देखो 6 पोजीशन पे एमीन ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर 6 पोजीशन पे अमीनो ग्रुप लगा हुआ है और ये आपका क्या? एडेनिन। तो याद रखने का तरीका यही है, जो प्यूरिन्स होते हैं आपके कौन कौन से हैं? एडेनिन है और ग्वानिन है। तो एडेनिन में आप देख रहे हैं 6 मेंबर पे क्या है? NH2 ग्रुप लगा हुआ है, तो ये आपका क्या हो गया? एडेनिन हो गया। आईपीएसी नाम की अगर जो हम बात करें तो ये बेटा क्या होगा? 6 एमिनो प्यूरिन्स हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर हम बात करें ग्वानिन की, तो ग्वानिन में देखो बेटा किस पोजीशन पे, फिर इसकी हम नंबरिंग करेंगे उसी तरीके से। ये आपका हो गया 1 और ये आपका 2, ये 2 कर लेना, और ये आपका हो गया 3 और ये आपका हो गया 4 और ये हो गया 5, 6 और ये 7, 8 और ये 9, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2 और 6 पोजीशन पे, 2 पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है और 6 पोजीशन पे ऑक्सी ग्रुप लगा हुआ है। अगर इसका आईयूपीएसी नाम देखें तो बेटा क्या लिखेंगे? 2 अमाइनो और 6 ऑक्सी और ये आपका क्या हो जाएगा? प्यूरिन्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखने का तरीका है, आप याद रखिए या ना याद रखिए, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है पिरिमिडीन और इमिडाजोल या प्यूरिन्स का वो आप याद रखिए, किस तरीके से नॉमेनक्लेचर करते हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, कितने नाइट्रोजन होते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। तो प्यूरिन्स में जो है आपकी 2 फ्यूज्ड रिंग होती हैं, एक आपकी क्या है? पिरिमिडीन है और दूसरी आपकी क्या है? इमिडाजोल है। और इनकी आईयूपीएसी नेम कैसे आप लिख सकते हैं वो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया। और अनदर एग्जांपल है जिसमें आपका प्यूरिन्स पाया जाता है, जैसे कैफीन है, ठीक है। तो ये जो आपकी प्यूरिन्स हैं एडेनिन ग्वानिन, ये टार्टोमेरिक फॉर्म में पाए जाते हैं। यहाँ पर देखो आपका ये NH क्या करेगा? ये NH आपका जो है माइग्रेट करके यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से टार्टोमेरिक आपने पढ़ रखा है कीटोइनोल फॉर्म में, ठीक है। क्लियर बेटा प्यूरिन्स के बारे में। नेक्स्ट हम बात करें पिरिमिडीन के बारे में। तो पिरिमिडीन अभी आपने देखा था कि जो प्यूरिन्स था
प्यूरिन में आपके दो फ्यूज ड्रिंक थी, एक थी पिरिमिडीन और दूसरी थी इमिडाजोल। लेकिन पिरिमिडीन में यहाँ पर आपका देखो केवल एक ही रिंग है, दैट इज पिरिमिडीन। ठीक है, यहाँ पर आपके पास कितने नाइट्रोजन है? 2 नाइट्रोजन है, एक 1 पे नाइट्रोजन है, दूसरा कहाँ पर है? 3 पोजीशन पे नाइट्रोजन है। ठीक है, कितने डबल बॉन्ड आपको दिख रहे हैं? 3 डबल बॉन्ड दिख रहे हैं और 6 मेंबर आपकी ये क्या है? 6 मेंबर आपकी रिंग है। ठीक है, अगर हम बात करें इनकी आईयूपीएसी नाम के, इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल? साइटोसिन है, थायमीन है, यूरेसिल, ये एग्जाम्पल हैं पिरिमिडीन के। ठीक है, तो यहाँ पर नंबरिंग बेटा इसका सबसे पहले इसको ले लेते हैं। कैसे आप इसको देखेंगे? ये 1 है, 2 है और ये 3 और ये आपका 4, ये 5 और ये 6। ठीक है, तो थायमीन का आईयूपीएसी नाम अगर जो आप करेंगे तो यहाँ पर देखो 2 और 4 पोजीशन पे ऑक्सी है तो 2,4 डाई ऑक्सी और 5 पोजीशन पे मिथाइल है, 5 मिथाइल पिरिडीन हो गया। ठीक है, थायमीन का आईयूपीएसी नाम आप देख रहे हैं 2,4 डाई ऑक्सी 5 मिथाइल पिरिडीन हो गया। अब यहाँ पर यूरेसिल की बेटा बात करें तो 2,4 डाई ऑक्सी पिरिडीन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखिए 1, ये 2, 3, 4, 5 और ये 6 हो गया। 2 और 4 पोजीशन पे क्या है? ऑक्सी ग्रुप लगा हुआ है तो 2,4 डाई ऑक्सी ये क्या हो गया? पिरिडीन हो गया। इसी तरीके से साइटोसिन में हम देखें तो यहाँ पर 4 पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, 2 पोजीशन पे ऑक्सी तो 4 अमाइनो 2 ऑक्सी पिरिडीन। तो इस तरीके से बेटा जो केमिस्ट्री है, बेसिक केमिस्ट्री प्यूरिन्स और पिरिडीन की आपको यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन की। अब बेसिक केमिस्ट्री अगर जो आपको आती है तो क्या क्या रिएक्शन पॉसिबिलिटीज़ हैं वो भी आप क्या कर सकते हैं? एक्सप्लेन कर सकते हैं। वो आप ड्रग डेवलपमेंट में पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर? ठीक है, ये प्यूरिन्स और पिरिमिडीन के बारे में आपका क्लियर हुआ। तो यहाँ पर हम फर्दर प्रीवियस स्लाइड के बारे में बात करते हैं कि न्यूक्लिक एसिड को जो है आपने क्या किया था? न्यूक्लिक एसिड को हाइड्रोलाइज किया। हाइड्रोलाइज करने के बाद आपका क्या मिला? न्यूक्लियोटाइड्स मिला। न्यूक्लियोटाइड्स जो है फर्दर आपको क्या देगा? न्यूक्लियोसाइड्स देगा और फास्फेट देगा। फिर न्यूक्लियोसाइड्स आपको क्या दिया? नाइट्रोजनस बेस और शुगर। शुगर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, नाइट्रोजनस बेस के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम क्या करेंगे? शुगर और नाइट्रोजनस बेस को आपस में मिलाएंगे और मिलाने के बाद हम क्या बनाएंगे? न्यूक्लियोसाइड्स बनाएंगे। ठीक है, अब न्यूक्लियोसाइड्स आपको पता है ब्रेक करने पर 2 चीज़ें मिलेंगी, एक पेंटोज शुगर मिलेगा, दूसरा क्या मिलेगा? नाइट्रोजनस बेस, या कह लें शुगर और बेस का जो कॉम्बिनेशन है दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बेटा। अब यहाँ पर देखो किस तरीके से शुगर और आपका जो नाइट्रोजनस बेस है आपस में रिएक्शन करके किस तरीके से न्यूक्लियोसाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, ये हमारे पास एक शुगर है। ठीक है, ये आपकी शुगर कौन सी है? सबको आपको दिख रहा है, राइबोस शुगर है। राइबोस शुगर क्यों है? क्योंकि यहाँ पर दोनों में OH प्रेजेंट है। बेसिक केमिस्ट्री यू शुड रिमेंबर। ठीक है, तो यहाँ पर OH है, दिस इज राइबोस शुगर। अब यहाँ पर देखो ये OH आपका था। ठीक है, अब यहाँ पर आपका क्या NH था, यहाँ पर OH NH वाटर निकल जाएगा तो ये बीटा पोजीशन कहलाएगी क्योंकि OH ऊपर था। तो ये बीटा एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू, इस लिंकेज के थ्रू आपका नाइट्रोजनस बेस और शुगर दोनों आपस में क्या है? बंधे हुए हैं। अब मैंने आपको बताया शुगर और बेस जब मिलेंगे तो ये किसका फॉर्मेशन करेंगे? न्यूक्लियोसाइड्स का फॉर्मेशन करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर देखो ये हमने राइबोस शुगर लिया, इसी तरीके से हमने यहाँ पर क्या लिया? डीऑक्सीराइबोस शुगर लिया। डीऑक्सीराइबोस शुगर क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 पोजीशन पे OH नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पर हमने साइटोसिन लिया, तो ये साइटोसिन और डीऑक्सीराइबोस मिलकर क्या बनाएंगे? डीऑक्सीसाइटोडीन बनाएंगे। और ये लिंकेज भी क्या कहलाएगी? बीटा एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहलाएगी। क्लियर हुआ? तो इसी तरीके से आप देख रहे हैं न्यूक्लियोसाइड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है जब पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस आपस में मिलकर किसके थ्रू? बीटा एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू जुड़ेंगे तो आपका न्यूक्लियोसाइड्स का फॉर्मेशन होगा। देखिए यहाँ पर ये बहुत सारे न्यूक्लियोसाइड्स हमने यहाँ पर लगभग ऑलमोस्ट सारे न्यूक्लियोसाइड यहाँ मेंशन कर रखे हैं। ये देखो यूरिडीन है, साइटोडीन है, एडेनोसिन है। ये नेम कैसे पढ़े थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं। देखो फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स क्या है? ए यूनिट फॉर्म्ड बाय द लिंक्ड ऑफ ए बेस 1 पोजीशन। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि ये पोजीशन कौन सी है? 1 पोजीशन। याद रखना ये कार्बन की कौन सी पोजीशन है? 1 पोजीशन है। जैसा कि यहाँ मैं शो करता हूँ, देखो
ये कार्बन की कौन सी पोजीशन है, 1 पोजीशन से। ठीक है, नॉमेनक्लेचर हम लोग अलग अलग करते हैं, यहाँ पर 1 2 कर लेंगे और इसके जगह पे हम क्या करेंगे, प्राइम करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर कर रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से, लेकिन यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, प्राइम कर रखा है। प्राइम इसलिए कर रखा है जिसमें आप डिफ्रेंशिएट कर सके कि ये शुगर का जो है नंबरिंग है और ये आपका बेस का है। ठीक है, क्लियर। फिर उसके बाद नंबरिंग ऑफ न्यूक्लियोसाइड जैसा कि मैंने बताया, एक को प्राइम में कर लेंगे और एक को ऐसे एज इट इज़ करेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ शुगर प्रेजेंट न्यूक्लियोसाइड्स आर ऑफ 2 टाइप। ठीक है, शुगर पे डिपेंड करेगा कि न्यूक्लियोसाइड का नाम क्या होगा। अगर शुगर आपकी राइबोन्यूक्लियेज है तो उसका नाम होगा राइबोन्यूक्लियोसाइड्स। अगर शुगर आपकी क्या है, डीऑक्सी है, राइबोन्यूक्लिक डीऑक्सी राइबो है तो वो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड्स होगा। देखो एक में हमने क्या कर रखा है, राइबोज ले रखा है, ये देखो दोनों OH प्रेजेंट है तो ये राइबोज शुगर है। राइबोज शुगर के साथ एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन सबने क्या किया है, अपना फॉर्मेशन किया है, बीटा लिंकेज। ये आपका क्या है, ये आपका एडेनिन, ये आपका एडेनिन है और ये आपकी राइबोज शुगर, तो मिलके क्या बनाएंगे, एडिनोसिन बनाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से ये आपका क्या है, ग्वानिन है, ये राइबोज शुगर, तो ये ग्वाइनोसिन बनाएंगे। ये नाम मैं बता रहा हूँ जो आपके न्यूक्लियोसाइड्स हैं किस तरीके से रखते हैं। ये साइटोसिन है, ये आपका ये साइटोसिन है और ये साइटोसिन राइबोज शुगर के साथ मिलकर साइटिडीन बनाएगा। इसी तरीके से यूरेसिल ये है, राइबोज शुगर के साथ मिलकर यूरेडीन बनाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें डीऑक्सी, यहाँ पर देखो H है, इन सब में ये यहाँ पर क्या है, H है बेटा। ठीक है, वो ऐसे भी H ही होता है, तो यहाँ पर H है, तो यहाँ पर ये डीऑक्सी जो है मिलकर थायमिन के साथ डीऑक्सी थायमिडीन बनाएगा और यहाँ पर साइटोसिन है तो डीऑक्सी साइटिडीन बनाएगा, यहाँ पर डीऑक्सी एडेनोसिन बनाएगा और यहाँ पर डीऑक्सी ग्वाइनोसिन बनाएगा। आई होप ये स्ट्रक्चर सारे क्लियर हो गए होंगे। तो सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। शुगर आपको क्लियर हो गई कैसी होती है न्यूक्लिक साइड, आई मीन न्यूक्लिक एसिड में। फिर उसके बाद बेटा आपने देखा क्या, नाइट्रोजनस बेस कौन से हैं वो भी आपको क्लियर हो गया, प्यूरिन्स और पिरिमिडीन के बारे में। ठीक है, फिर हमने बात कर लिया न्यूक्लियोसाइड्स के बारे में कि न्यूक्लियोसाइड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। न्यूक्लियोसाइड्स आपने बेटा देखा, न्यूक्लियोसाइड्स जो है शुगर और प्लस बेस मिलकर, शुगर और प्लस जो है बेस मिलकर ये न्यूक्लियोसाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। कैसे, बीटा लिंकेज का फॉर्मेशन। ठीक है, क्लियर। अब हम बात करेंगे न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में। ठीक है, अब जो न्यूक्लियोटाइड्स है इसमें आपके पास तीनों कंपोनेंट होंगे। कौन कौन से, आपका फास्फोरिक एसिड होगा जो कि इस बार हम ऐड करेंगे, पेंटोज शुगर हम पहले से ऐड कर चुके हैं और फिर नाइट्रोजनस बेस ये भी हम ऐड कर चुके हैं। अब न्यूक्लियोटाइड्स फॉर्मेशन करने के लिए जो थर्ड कंपोनेंट आपका है फास्फोरिक एसिड, उसको भी हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो ये फास्फोरिक एसिड कैसे आएगा, एस्टरिफिकेशन ऑफ वन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप C5OH पोजिशन। ठीक है, C5 जो प्राइम पोजीशन है उससे ये एस्टरिफिकेशन करेगा। एस्टरिफिकेशन का मतलब क्या है, अभी आपको मैं बताता हूँ। वाटर निकालेगा, ठीक है, और P डबल बॉन्ड O और O का फॉर्मेशन करेगा और न्यूक्लियोसाइड्स विद किसके साथ, फास्फोर। जो न्यूक्लियोसाइड्स आपने बनाया वो C5 प्राइम पोजीशन पे क्या करेगा, एस्टरिफिकेशन करेगा और आपको न्यूक्लियोटाइड्स देगा। ठीक है, तो जनरली जो है अदर वर्ड में हम कह सकते हैं जो न्यूक्लियोटाइड्स है आर न्यूक्लियोसाइड्स ऑफ मोनोफॉस्फेट, न्यूक्लियोसाइड्स प्लस 1 फॉस्फेट, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड्स मोनोफॉस्फेट। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, जो न्यूक्लियोटाइड्स है आर ज्वाइंट टुगेदर। देखो अब हम बात करें न्यूक्लियोसाइड्स से क्या करेगा, जैसे ये न्यूक्लियोसाइड्स है, ये न्यूक्लियोसाइड्स है, इस न्यूक्लियोसाइड से ये फास्फेट जुड़ा। ठीक है, ये ईस्टर बॉन्ड का यहाँ पर इसने फॉर्मेशन किया। ठीक है, अब ये जो कंप्लीट है बेस, शुगर और फास्फेट, ये आपके क्या है, ये आपके न्यूक्लियोटाइड्स हो गए। अब न्यूक्लियोटाइड्स और शुगर फर्दर जो है आपस में क्या करेंगे, ये जो लिंकेज होगी 5 प्राइम और 3 प्राइम कार्बन से क्या करेंगे, जो फास्फोडाइस्टर लिंकेज होगी 5 प्राइम 3 प्राइम से, ये यहाँ पर ये एक न्यूक्लियोटाइड से, देखो बेटा बेस शुगर फास्फेट एक ये आपका न्यूक्लियोटाइड से, इसी तरीके से बेस शुगर फास्फेट ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड से, इस तरीके से ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड से। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ रहे हैं, इनकी जो बॉन्डिंग हो रही है वो 5 प्राइम 3 प्राइम फास्फोडाइस्टर लिंकेज के थ्रू हो रही है। देखते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, चलिए
अभी एक्सप्लेन करता हूँ मैं स्ट्रक्चर। तो यहाँ डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ शुगर, अब फिर वही चीज़, अगर जो आपके पास राइबोस शुगर है न्यूक्लियोटाइड में, दैट इज राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, डीऑक्सी शुगर है तो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। अब जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको किस तरीके से नाम देते हैं, 3 वर्ड, 3 लेटर में, कैपिटल लेटर में। जैसे ये आपका एएमपी है, एएमपी का मतलब ये हुआ एडिनोसिन, एडिनोसिन का मतलब क्या हुआ, शुगर, और ये आपका क्या है, बेस है, ये आपका न्यूक्लियोसाइड्स प्लस एक फास्फेट, एक फास्फेट, ये आपका क्या हो गया, मोनोफास्फेट। अगर ये शुगर राइबोज है तो एडिनोसिन हो गया, अगर आपका डी ऑक्सी राइबोज शुगर है तो केवल डी क्या करेंगे, आगे स्मॉल डी जोड़ देंगे, डीएमपी हो गया, तो ये आपका होगा डीऑक्सी, ठीक है, डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफास्फेट हो गया। इसी तरीके से एटीपी का एग्जाम्पल ले लें, तो ये ए का मतलब है एडिनोसिन और टी का मतलब ट्राई और फास्फेट, कहने का मतलब आपका न्यूक्लियोसाइड्स होगा प्लस 3 फास्फेट होगा, तो ये एडिनोसिन ट्राईफास्फेट हो गया। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये स्ट्रक्चर है। कैसे, सबसे पहले आपने देखा कि सबसे पहले आपने क्या किया, यहां पर ये शुगर ले लिया, शुगर से बेस का फॉर्मेशन ये हुआ आपका बीटा लिंकेज के थ्रू, बेस आके जुड़ गया, कहां से, C1 पोजीशन पे, ठीक है। अब ये आपकी कौन सी पोजीशन है, C5 प्राइम पोजीशन है, ये C5 प्राइम पोजीशन से एक आपका फास्फेट आके जुड़ गया, ठीक है। अब इससे जुड़ने वाला, अब यहां पर देखो ये 3 प्राइम पोजीशन पे क्या है, ये एम्प्टी, तो यहां पर जो दूसरा यूनिट आएगा, ये एक तरीके का आपका क्या हो गया बेटा, ये एक यूनिट हो गई किसकी, ये एक यूनिट है न्यूक्लियोटाइड्स की, जिसमें आपका क्या है, शुगर है, ये बेस है और ये फास्फेट है, ठीक है। तो ये एडिनोसिन मोनोफास्फेट है। अब बहुत सारी ये यूनिट आके आपस में जुड़ेंगी, कहाँ से, जो नेक्स्ट यूनिट आएगी जुड़ने के लिए वो क्या करेगी, इसी तरीके का ये वाला जो है नेक्स्ट जो आपका न्यूक्लियोटाइड्स होगा वो उसकी 3 प्राइम पोजीशन पे आके जुड़ेगा, ठीक है। अभी और भी आगे हम देखते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर देखो ये आपका क्या है, यूरेसिल है, यूरेसिल आपका क्या है, C1 प्राइम पोजीशन से, C प्राइम पोजीशन से यहाँ पर जुड़ा है, ये शुगर है, ये यूरेसिल है, ये आपका क्या हो गया, ये पोर्शन हो गया न्यूक्लियोसाइड्स, और यहाँ पर देखो आपके क्या है, 2 आपके फास्फेट ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ये आपका क्या हो गया, डाईफास्फेट, ठीक है। देखो बेटा, अब यहाँ पर कंप्लीट स्ट्रक्चर है ये आपका न्यूक्लियोटाइड्स का, ये आपका क्या है, पेंटोस शुगर है, और ये पेंटोस शुगर कैसी है, डीऑक्सी है, ठीक है। ये आपका क्या है, एडेनिन है, और ये आपका क्या है, फास्फेट ग्रुप है, तो ये आपका क्या हो गया, एडेनोसिन। ये इतना पार्ट जो मैं बार बार जो है मेंशन कर रहा हूँ, दिस इज एडेनोसिन, दिस इज न्यूक्लियोसाइड्स, और फास्फेट जो है तीनों मिलकर आपको क्या बनाएगा, एडिनोसिन मोनोफास्फेट या न्यूक्लियोटाइड्स। क्लियर। अब देखो यहाँ किस तरीके से, जैसे ये आपका क्या था, ये आपका जो है न्यूक्लियोटाइड्स था, ये देखो, हाँ ये एक आपका न्यूक्लियोटाइड्स था, या कह ले ये एक न्यूक्लियोटाइड्स है, जो 5 पोजीशन पे क्या हुआ, आपका फास्फेट जुड़ गया। अब जो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड आएगा बेटा वो कहाँ पर जुड़ेगा, 3 पोजीशन पे आके जुड़ेगा, 3 प्राइम पे। फिर जब नेक्स्ट आपका न्यूक्लियोटाइड आएगा 3 पे आएगा, फिर जो नेक्स्ट